हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली और आज उस अध्याय का यह अंतिम चैप्टर है। बहुत लंबा चैप्टर हो गया ना ये, लेकिन चूंकि एक एक बिंदु को हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी था, फिर भी मैंने स्थानीय स्वशासन वाले चैप्टर को बहुत स्पीड से कंक्लूड करने की कोशिश की है। और चूँकि इसमें ऐसा कोई ज़्यादा मैटर नहीं है जो आपको समझा जाए। पिछले जो वीडियो में आपने देखा कि ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था है, उसके 3 पार्ट थे, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। मेनली जिला पंचायत को समझना ज़रूरी है। ग्राम पंचायत को लेकर के एक पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत किसके रूप में कार्य करती है, तो राज्य सरकार की एजेंट या अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है। तो चलिए आज हम देखते हैं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। चूँकि ग्रामों की तासीर अलग होती है और शहरों की तासीर अलग होती है। ग्रामीणों की समस्याएँ शहरी समस्याओं से हटकर होती हैं, इसलिए सरकारों ने नगरीय प्रशासन व्यवस्था को ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था से पृथक रखा हुआ है। चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत नगरीय प्रशासन व्यवस्था, उसके प्रकार और कार्य। भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली और स्थानीय प्रशासन, आप लोग पढ़ रहे हैं नगरीय प्रशासन। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या लगभग 121.6 करोड़ है ये, जिसमें लगभग 68.8% लोग गाँवों में और 31.2% लोग शहरों में रहते हैं। हमारी कस्बों तथा शहरों के लिए स्थानीय शहरी निकायों की स्थापना हमने की है। यह निकाय अपने क्षेत्र में जलापूर्ति, स्वास्थ्य, नाली, कूड़े का प्रबंधन, सफाई एवं प्रकाश इत्यादि समस्याओं का समाधान करते हैं। स्थानीय निकाय भी जनतांत्रिक होते हैं। इन निकायों के जो प्रतिनिधि है उनका चुनाव सीधे वयस्क मताधिकार द्वारा होता है, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम से, सीधी चुनाव पद्धति से। स्थानीय शहरी निकायों के प्रकारों की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। स्वायत्त होते हैं, ऑटोनोमस बॉडी होती है। नगर पंचायत इस तरह से होते हैं। उनसे थोड़ी ज़्यादा जनसंख्या वाले जो क्षेत्र होते हैं वो नगर पालिका कहलाती हैं, और थोड़ी ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र जो मेट्रो सिटीज़ हैं वो कहलाती हैं नगर निगम। नगर पंचायत की हम बात करते हैं, आरंभ करते हैं, तो जो क्षेत्र ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में बदल रहे होते हैं, मतलब ऐसे क्षेत्र जो अभी तक तो ग्रामीण थे लेकिन जनसंख्या बढ़ी, सुविधाएं बढ़ी, तो वह धीरे धीरे करके नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, नगर पंचायत का गठन कर दिया जाता है। ऐसे स्थानों पर शहर का और गांव का मिला जुला रूप नजर आता है। आबादी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एक कस्बाई बस्ती हम इसको अपनी भाषा में कह सकते हैं। नगर पंचायत का बंटवारा किस तरह से होता है, तो नगर पंचायत को वार्डों में बांटा जाता है। इस तरह से नगर पंचायत में न्यूनतम 15 और अधिकतम 40 वार्ड होते हैं। नगर पंचायतों में एक वार्ड से एक सदस्य निर्वाचित होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये पूरे नगर को अलग अलग वार्डों में डिवाइड कर दिया गया है और हर वार्ड से एक वार्ड मेंबर, जिसको या पार्षद कहते हैं, इसका निर्वाचन किया गया है। नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। नगर पंचायत के सदस्य और अध्यक्षों में भी आरक्षण की व्यवस्था होती है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए यहाँ पर भी आरक्षण की व्यवस्था है। अब बात करते हैं हम नगर पालिका की। तो नगर पालिका में क्या होता है, प्रदेश के छोटे शहरों में नगर पालिका होती है। जो शहर नगर पंचायत के लेवल से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं तो उनको हम नगर पालिका कहते हैं। प्रत्येक शहर को वही छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जैसे हमने नगर पंचायत को बांटा था। प्रत्येक छोटे भाग को एक छोटा निर्वाचन क्षेत्र बोला जाता है, वार्ड बोला जाता है, और उस वार्ड से एक वार्ड मेंबर या पार्षद चुना जाता है। यह भी जनता द्वारा वयस्क मताधिकार से चुना जाता है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से जब नगर, छोटा कस्बा थोड़ा सा विकसित होकर आगे बढ़ता है तो वह नगर पालिका का स्वरूप ले लेता है। उस वार्ड में रहने वाला और मतदाता सूची में जिसका नाम है, ऐसे प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। और ये लोग वोट देकर पार्षद का चुनाव करते हैं। पार्षद बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष। नगर पालिका का एक अध्यक्ष होता है। इसका निर्वाचन भी सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। नगर पालिका के सदस्य और अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था
की गई है। नगर पालिका का एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसे हम मुख्य नगर पालिका अधिकारी कहते हैं, CMO। सभी अधिकारी और कर्मचारियों पर प्रशासकीय नियंत्रण जो है वह CMO का होता है। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, बड़े शहरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को नगर निगम कहते हैं। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सागर, इन बड़े शहरों में नगर निगम है। राज्य विधानमंडल द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि किस शहर में नगर निगम होगा। नगर निगम डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं। नगर निगम की महत्वपूर्ण इकाई उनकी परिषद होती है जिसे हम काउंसिल कहते हैं। इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। वही नगर निगम छोटे छोटे भागों में विभाजित होता है। हर भाग को एक वार्ड कहते हैं। उस वार्ड का एक प्रतिनिधि होता है जिसे हम पार्षद कहते हैं। नगर निगम एक मेयर भी होता है जिसे महापौर कहते हैं हम। मध्य प्रदेश के नगर निगमों में महापौर का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पार्षद महापौर चुने, सीधे जनता महापौर का चुनाव करती है। नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आयुक्त होता है, अंग्रेजी में कमिश्नर बोलते हैं, जो IAS अधिकारी होता है। नगर निगम को राज्य शासन से धन प्राप्त होता है। साथ ही नगर निगम अनेक क्षेत्रों से टैक्स भी वसूलती है, जैसे जल कर, संपत्ति कर, चुंगी इत्यादि। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके काम सभी के लगभग एक जैसे हैं। कोई ज़्यादा कार्यों में अंतर नहीं, साफ सफाई इत्यादि करना, लेकिन इनके कार्य क्षेत्र निर्धारित हैं। ये अपने अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य करते हैं, इसे समझ लें। सड़कों, सार्वजनिक भवनों में प्रकाश व्यवस्था करना, नगरों की साफ सफाई करना, कांजी हाउस खोलना और उनका प्रबंधन करना, जन्म और मृत्यु इत्यादि का पंजीयन करना, पानी की व्यवस्था, मकान, सड़क आदि की व्यवस्था करना, अग्निशमन यंत्र आग लगने पर सहायता के लिए उपलब्ध कराना, जनता के मनोरंजन हेतु मेलों आदि का आयोजन करना। स्थानीय शहरी निकाय नागरिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देता है। यह नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। इस तरह से आप लोगों ने नगरीय निकाय के बारे में पढ़ा और समझा। नगरीय निकाय जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। वे गांव जो थोड़ा सा विकसित हो जाते हैं वे नगर पंचायत, नगर पंचायतें विकसित होकर नगर पालिकाएं और नगर पालिकाएं अंततः नगर निगम में परिवर्तित होती हैं। इस प्रकार सभी के कार्य लगभग समान हैं, सिर्फ कार्य क्षेत्र का अंतर होता है। चलिए अब आप लोग ये दिखाई जा रही प्रश्नावली को हल कीजिए। इस तरह से आज भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली वाला अध्याय संपन्न होता है। अब हम जो आप आदेश करेंगे उस अध्याय को आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।